हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम पे। हम सब लोग अब हम संज्ञा स्टार्ट कर दिए थे। संज्ञा की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमने बताया था कल कई चीजों जैसे मूल रूप से संज्ञा के दो पार्ट्स होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आधुनिक रूप से संज्ञा के तीन पार्ट्स होते हैं, प्राचीनतम रूप से संज्ञा के 5 पार्ट होते हैं। हम सब लोग आज चलेंगे आधुनिक रूप से संज्ञा के 3 पार्ट जो कल लास्ट वाली में करवाया था, उसी के थोड़े थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद सभी संज्ञा को अच्छी तरीके से खोल के उसकी डिफिनेशन बताते हैं, याद करने का तरीका बताते हैं कि कैसे आप याद करें संज्ञा को, उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आइए, यहां पे हमने डाल रखा है हिंदी जो क्लास संज्ञा की है और ये क्लास नंबर है 2। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2 है। हिंदी की क्लास 2 है। हम सब लोग अच्छे से देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको हेडिंग बना लेनी है कि आधुनिक युग के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक युग का मतलब यह है कि प्रेजेंट टाइम में जो नया नवेला है उसमें संज्ञा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, जो प्रेजेंट टाइम के लेखक हैं वो संज्ञा को मात्र 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जो हमने कल बताया भी था आपको कि जो जातिवाचक संज्ञा है, जो समुदायवाचक संज्ञा है और पदार्थवाचक संज्ञा है, उन्हीं को जातिवाचक संज्ञा का पार्ट्स बता दिया गया है। जैसे हमने कल आपको 3 संज्ञा के बारे में बताया था। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा था भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर इसमें जो पदार्थवाचक और समुदायवाचक कहां चला गया? तो पदार्थवाचक और समुदायवाचक को हम लोग कह देते हैं जातिवाचक संज्ञा के पार्ट्स। कितने? जातिवाचक को पदार्थवाचक पार्ट्स कह लीजिए या ये कह लीजिए कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, या दूसरा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। या तो आप कह दीजिए समूह या समुदायवाचक संज्ञा, या कह दीजिए पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं इनकी डिफिनीशन देख लेते हैं। कि डिफिनीशन क्या हो सकती है इन लोगों की। उसके बाद इनको देखिए, पहले इन तीनों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद सब संज्ञा को जो प्राचीन युग के अनुसार है उन सब संज्ञा की डिफिनीशन लिख लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और दूसरी स्लाइड पे हेडिंग डालते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या डालेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम आपको अभी डिफिनीशन इसकी नहीं लिखवा रहे हैं, इसकी डिफिनीशन लिखवाएंगे हम बाद में। हम आपको इसको याद करने का तरीका, या जो हम सब लोग अभी तक पढ़े हैं या जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से कुछ निचोड़ आपको निकाल के दे रहे हैं। जैसे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो केवल अकेले के विषय में बात करती है। तो हम लिख सकते हैं कि यह दुनिया में अकेली होगी, या दुनिया में अकेली होगी। दुनिया में क्या होगी? अकेली होगी। प्लस अब क्या बताना है? और है ये दुनिया में अकेली होगी और दृश्य होगी। दृश्य मतलब दिखाई पड़ेगी। या दुनिया में अकेली होगी और दृश्य होगी, तो इन्हें कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बात और देख लीजिए, इससे एग्जांपल देख लीजिए क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो जैसे ये हैं, जैसे एग्जांपल्स के रूप में इनमें आ जाएगा। अब एग्जांपल्स में बताइए क्या हो सकता है बताइए।
एग्जाम्पल्स में हो जाएगा, जैसे है प्रयागराज, बताओ अकेला है दुनिया में? नहीं है, बताओ। जैसा है लखनऊ, बताओ दुनिया में अकेला है लखनऊ की नहीं है? बताओ। जैसे मेरा नाम है सचिन, बताओ मैं अकेला हूं दुनिया में लेकिन नहीं हूं। आप कहोगे कि आपके जैसे कई ऐसे लोग होंगे, कहते हैं सारे लोग कि एक मनुष्य के 7 रूप हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें दिख कितने रहे हैं? एक रूप दिख रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो दुनिया में अकेली होगी, दृश्य होगी, और एक बात और कॉमन है इसमें, लिख सकते हैं आप लोग अगर लिखना चाहें तो, कि यह हमेशा एक वचन में होगी, एक वचन में होगी। इसका हमेशा एक ही वचन होगा, और जैसे बहुवचन बन जाएगा तैसे एक से अधिक हो जाएंगे, और जैसे एक से अधिक हो जाएंगे तैसे वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो चलते हैं नेक्स्ट संज्ञा पे, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम है? जातिवाचक संज्ञा। हेडिंग डाल लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में हम सब लोग लिखते हैं, जातिवाचक संज्ञा में, कि इसके जैसा दूसरा होगा। देखिए यहां पे हमने लिखा था कि यह दुनिया में अकेली होगी, तो इसके जैसा दूसरा होगा किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। और ये दृश्य ये भी होगी, दिखाई ये भी पड़ेगी, दृश्य भी होगी, और इसका बहुवचन भी बनेगा। तो ये इसका बहुवचन इसका बहुवचन बनेगा, इसका बहुवचन बनेगा। कैसे आप बताइए? जैसे है कुर्सी, जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे है कुर्सी। क्या है? जैसे है कुर्सी। अब बताओ, कुर्सी बहुवचन आ सकते हैं तो हो जाएगा कुर्सियां। अगर कुर्सियां होगा तभी ये प्लूरल होगा, कुर्सियां होगा ये प्लूरल हो जाएगा, और एक होगी तभी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे है घड़ी, तो घड़ी का बना सकते हैं घड़ियां। और क्या बना सकते हैं? जैसे पंखा, तो पंखा का बना सकते हैं पंखे। क्या बना सकते हैं? पंखे। और क्या बना सकते हैं? जैसे है जानवर, जैसे क्या है? जानवर। ऐसे कई ऐसे चीज हैं जो क्या आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो चलते हैं तीसरे पे, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है जिसे हम प्लेट में ना परोस सकें, जिसे हम प्लेट में ना परोस सकें, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे हम प्लेट में ना परोस सकें, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। और ये जो संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा जो होती है, इसके कुछ रूल और लिख लीजिए। ये हमेशा अदृश्य होगी, अदृश्य मतलब दिखाई नहीं पड़ेगी, और ये हमेशा एक वचन में होगी। कैसे होगी? एक वचन संज्ञा होगी, हमेशा होगी एक वचन। कैसे होगी? हमेशा एक वचन होगी। तो ये हमेशा अदृश्य होगी, एक वचन होगी, और इसकी डिफिनीशन है जिसे हम प्लेट में ना परोस सकें। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स के रूप में, आप बताइएगा। जैसे है मोहब्बत, आप बताओ कि मोहब्बत का मोहब्बतें बन पाएगा? एक मोहब्बत है और उसमें मोहब्बतें मतलब बहुत मोहब्बतें, तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। और ये भाव मोहब्बत को आप प्लेट में परोस सकते हो, मोहब्बत करने वाले व्यक्ति को आप प्लेट में परोस सकते हो, लेकिन मोहब्बत को प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे है प्रेम, तो मोहब्बत और प्रेम एक ही चीज है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे है नफरत, तो नफरत करने वाले मनुष्य को आप प्लेट में परोस सकते हो, नफरत करने वाले मनुष्य को प्लेट में परोस सकते हो, लेकिन नफरत को प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे है तो बुराई करने वाले मनुष्य को प्लेट में परोस सकते हो, लेकिन बुराई प्लेट में नहीं परोस सकते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो अब चलते हैं जो अपने प्राचीनतम युग के अनुसार संज्ञा देखते हैं। तो हेडिंग में हमने कल इसको पढ़ाया ही था, तो आज एक एक करके सबको लेके चलते हैं।
तो आपको जो है छोटी सी हेडिंग बना लेनी है कि प्राचीन युग के अनुसार, प्राचीन क्या बना लेनी है, प्राचीन, प्राचीन या प्राचीनतम युग के अनुसार, युग के अनुसार, प्राचीनतम युग के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीनतम युग के अनुसार संज्ञा के भेद। तो प्राचीनतम युग के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं आप बताइए, कल हमने बताया था। तो प्राचीनतम युग के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने? 5। तो आइए पहला भेद हम पहले पे चलते हैं। पहले का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हेडिंग बना लेनी है पहले की हेडिंग बना लेनी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम सब लोग चलते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। आइए, तो इसमें क्या है, लिखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। लिखिए जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताती है, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के रूप में आइए देखते हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में है जैसे गंगा, ताजमहल, बनारस, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, और जैसे क्या है, किसी का नाम हो गया पवन, राहुल, मोहन, ऐसे आप भी लिख लिए 20-25 मोहन। और क्या लिख सकते हैं? गंगा, सरयू, यमुना, घाघरा, और किसी का नाम लिख सकते हैं, बताइए। तो इन प्रकार की संज्ञा हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो, बात समझ में आई आप लोगों की? अगर आई तो चलते हैं हम सब लोग जातिवाचक संज्ञा पे। किस पे चलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। हेडिंग बना लीजिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखिए, हेडिंग बनाइए जातिवाचक संज्ञा। अभी बताइए जातिवाचक संज्ञा में हमने आपको क्या लिखवाया था कि दृश्य होगी, क्या होगी? दृश्य होगी, क्या होगी? दृश्य होगी, क्या होगी? दृश्य। बहुवचन बनेगा इसका, बहुवचन इसका बनेगा। इसमें बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन, या ऐसे लिख लीजिए सदैव एकवचन। सदैव क्या लिख सकते हैं? सदैव एकवचन। ये सदैव एक वचन में होगी, और इसका क्या होगा? बहुवचन बनेगा। क्या होगा? बहुवचन बनेगा। और क्या होगा? इसका बहुवचन बनेगा, इसका बहुवचन बनेगा। और क्या लिख सकते हैं? जिसके जैसा दूसरा हो, उन्हें क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब इनकी परिभाषा लिख लें कि वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का, वे संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती हैं, वे संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए उदाहरण जैसे आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे लिख सकते हैं कुर्सी, नदी, नहीं नदी होगा, नदी, जानवर,
जानवर, कुत्ते, जानवर, कुत्ते, अध्यापक, और भी कुछ बहुत सारे लिख लीजिए, 10-20 लिख लीजिए। अध्यापक, नेता, और क्या लिख सकते हैं? सेब, लेखक, सेब, लेखक, और बताइए, सेब, लेखक, लैपटॉप, मोबाइल, बोर्ड, पेन, लेखक, वकील आदि। इतने जो हैं ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम सब लोग चलते हैं, अब हम सब लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, लेकिन यहां पे एक नोट लगा लीजिए छोटा सा, और लिखिए, नोट लगा लीजिए छोटा सा और लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए, नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में लिखिए, थोड़ा सा देखिए छूट गया है। नोट में लिख सकते हैं, नोट लगाइए और लिखिए कि प्राकृतिक आपदाओं को जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। प्राकृतिक आपदाएं जैसी हैं, जैसे भूकंप हुआ, ये सारी चीजें जैसे हैं, इन्हें क्या किसमें रखा गया है? जो भूकंप वगैरह हैं और जो और सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन्हें रखा गया है जातिवाचक संज्ञा में। किसमें रखा गया है? जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? इन्हें जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। इन्हें किसमें रखा गया है? जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम सब लोग चलेंगे कल। नेक्स्ट क्लास जबरदस्त क्लास, मेहनत करने वाली क्लास, मेहनत करवाने वाली क्लास, जबरदस्त क्लास कल लेके मिलते हैं, आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, जय हिंद।